जी, तानी साहब बहुत आपने काम की बात बताई, पर मेरा एक क्वेश्चन और है इसमें कि ये सब सिम्पटम्स होने के बाद में गोल्डन आवर या सेकंड आवर या थर्ड आवर, अगर हम यहाँ जो लोग बैठे हैं, हमें देखना है कि हमें कोई सिम्पटम्स नहीं है या ऐसे ही हम कोई कार्डिक मॉनिटरिंग के लिए कोई आप टेस्ट सजेस्ट करते हैं, तो वो कौन से टेस्ट हैं और कितने अंतराल से हमें करा के मॉनिटरिंग करनी चाहिए? तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं जब किसी भी पेशेंट को टेस्ट के लिए सलाह देता हूँ तो उसमें पहले हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि आपकी एज कितनी है, आपको डायबिटीज़ है या नहीं, ब्लड प्रेशर है या नहीं, मेदस्वीता ओबेसिटी है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल हाई है या नहीं, स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल, फैटी लीवर, ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार देखते हैं। अगर इनमें से दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं तो चांसेस ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक आर वेरी हाई। तो उसमें काफ़ी इंटेंसिव हम लोग वर्कअप करते हैं। यदि कैजुअली आप हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं कि भैया मुझे चेक करना है, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, डायबिटीज़ नॉर्मल, तो हम बेसिक रिपोर्टिंग करवाते हैं। बेसिक रिपोर्टिंग में भी हम एक ईसीजी होता है, कार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं, एक 2D को होता है। 2D को मतलब आपके हार्ट की सोनोग्राफी, जिसमें हार्ट को हम इको मशीन में देखते हैं, उसका पंपिंग देखते हैं, वैल्व्स देखते हैं, वैल्व्स में लीकेज है, वैल्व्स में कोई रुकावट है, कोई स्टेनोसिस जिसको बोलते हैं, या कहीं पानी भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें उससे पता चलती है। उसके बाद हम करवाते हैं टीएमटी। क्यों? क्योंकि ईसीजी और इको दोनों ट्रेस्ट हैं और जिन लोगों को एफर्ट एंजाइना है उनको इसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो अनमास्क करने के लिए, वो देखने के लिए हम टीएमटी कर दौड़ाते हैं पेशेंट को। यदि टीएमटी के दौरान टीएमटी नॉर्मल आता है, पेशेंट को सिम्टम नहीं होता, ईसीजी में चेंज नहीं आता, ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं होता और 7-8 दिन चल लेता है, तो देन इट इज़ अ नॉर्मल टीएमटी। तो आपका ईसीजी, इको, टीएमटी सब नॉर्मल है, तो मोस्ट ऑफन यू आर ओके। और यदि ईसीजी में प्रॉब्लम है, इको में प्रॉब्लम है या ट्रेडमिल में प्रॉब्लम आता है, तो हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना पूरी है। इसके अलावा हम कराते हैं ब्लड रिपोर्ट्स। आपका कोलेस्ट्रॉल चेक किया, शुगर चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, आपका बॉडी मास इंडेक्स चेक किया, वेस्ट हीट रेशियो चेक किया, फैमिली हिस्ट्री चेक किया, इन लोगों ने क्लिनिकली आपको देखा गया। यदि रिस्क फैक्टर्स हैं तो कभी हम लोग कैल्शियम स्कोर करवाते हैं, सीटी कोरोनरी करवाते हैं। तो काफ़ी टेस्ट हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रोफाइल में हैं उसके हिसाब से हम टेस्ट करते हैं। बेसिक इतना टेस्ट तो हर किसी में करवाते ही हैं। बहुत जानकारी आपकी ये हम सब के लिए कि हमें अपने हार्ट की मॉनिटरिंग के लिए क्या रेगुलर टेस्ट करने हैं, और विशेषकर हम डायबिटिक हैं या हम बीपी के पेशेंट हैं तो हमें और ज़्यादा प्रिकॉशनरी करने की ज़रूरत रहती है। एक डॉक्टर साहब, अभी दो शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, कार्डिक अटैक और कार्डिक अरेस्ट। तो बेसिक इनका क्या मतलब है, क्या फर्क है? और एक और चीज़ है कि हंसते खेलते नाचते गाते आजकल जिस तरह से कोई भी एज का व्यक्ति इतना नीचे गिर जाता है, तो ये सारी स्थितियाँ को आप कैसे आकलन करते हैं? और कार्डिक अटैक और कार्डिक अरेस्ट में से दोनों में से कौन सा ज़्यादा घातक है? एक्चुअली 3 शब्द हैं। एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर और एक होता है सडन कार्डियक डेथ। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ये है इसकी जो आप बता रहे हैं। कार्डियक अटैक मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब आता है आपको? जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करने वाले आर्टरीज हैं, जिससे हार्ट के मसल को खून मिल रहा है, खून के थ्रू उसको ऑक्सीजन, कैल्शियम, ग्लूकोज, आयरन सब मिल रहा है हार्ट को नॉर्मल चलाने के लिए। यदि उसमें सडन रुकावट आती है, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी कारणवश कोई ब्लॉकेज फटता है, फटने की वजह से पूरी आर्टरी सडनली बंद होती है। बंद होने की वजह से जो आगे ब्लड नहीं जाता, उसको ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कैल्शियम, आयरन नहीं मिलता, तो हार्ट का वो मसल डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये होता है हार्ट अटैक। अब इस हार्ट अटैक की वजह से यदि टाइम से उसको ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा कि जो मसल में डैमेज हो रहा है वो डैमेज धीरे धीरे करके बढ़ेगा और वो एक ऐसा एरिया बनाएगा कि जो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। आज आपका हार्ट फंक्शन 60% नॉर्मल एक जो पर्सन होता है, इको में अगर आप कराएंगे तो हार्ट फंक्शन 55 to 60% इज नॉर्मल हार्ट फंक्शन। अटैक यदि आपने सही समय पर ट्रीट नहीं करवाया तो कुछ लोग हार्ट फंक्शन ड्रॉप होता है 45, 35, 30। काफ़ी लोगों में आप देखेंगे कि अटैक के बाद ये रहता है। दिस इज़ बिकॉज टाइमली इंटरवेंशन नहीं हुआ है। तो इस केस में लोगों को दिक्कत क्या रहती है? सांस फूलने की शिकायत रहती है, काम नहीं कर पाते, थक जाना, जो पहले सीढ़ियाँ चढ़ पाते सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाना, पैरों में सूजन आना, रात को नहीं सो पाना, सांस की वजह से दिक्कत होना, ये सारे साइंस होते हैं। इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। कि हार्ट
जितना काम करना चाहिए था काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हार्ट फेल हो रहा है। तीसरा टर्म है सडन कार्डियक डेथ। जब हार्ट फेलियर या हार्ट का फंक्शन इतना खराब हो जाता है कि 10-12-15% हो जाता है, तो हार्ट का फंक्शन दो तरीके से डिटेक्ट होता है। एक तो धीरे धीरे करके वो हार्ट काम करना बंद करता है, दूसरा कई बार उसमें से खराब धड़कन शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये दो फेटल एरिथमियास होते हैं, तुरंत आपको ख़त्म कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला था सडन कार्डियक डेथ। तो जो आपने बात की कि हंसते खेलते लोग जो गिर जाते हैं और सडन डेथ, रात को सोए सुबह जागे नहीं, नॉर्मली वो सडन कार्डियक डेथ के केसेस होते हैं। इसमें अटैक की वजह से भी हो सकता है, कोई मेजर स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, कोई कई दफ़ा होता है कि लंग्स के जो आर्टरीज हैं उसमें एकदम एक बड़ा सा क्लॉट जा करके बैठ जाता है लंग्स को, जैसे हार्ट का अटैक आया, स्ट्रोक होता है, ब्रेन का अटैक होता है, और जो लंग्स में होता है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। चौथा होता है कि एरिथमिया, जो मान लो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ, तो ये चीज़ें होती हैं कि जो आपको सडन कार्डियक डेथ कॉज कर सकती हैं, और इनमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है कि जिसके चलते पेशेंट सडनली मर सकता है। तो सडन कार्डियक डेथ सबसे खराब, हार्ट अटैक सेकेंड, क्योंकि अगर वो टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो वो आपको मार सकता है, और थर्ड है हार्ट फेलियर। तो मैं इस तरीके से 3 चीज़ों पर रहूँगा। जी सर, बहुत आपका आभार। तो नॉर्मली मैं 2 सूत्र लोगों को देता हूँ। एक होता है ABC। A इज़ अवॉइड टोबैको एंड एल्कोहल इन एनी फॉर्म, वो चाहे स्नफ हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे मावा हो, कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में टोबैको सिगरेट सब अवॉइड करें। एल्कोहल हर तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अपने हार्ट के आर्टरीज को, ब्रेन के आर्टरीज को ख़राब करती हैं। ठीक है। बी है बी मोर एक्टिव। अगर आप ज़्यादा बैठते हो तो खड़े रहो, खड़े रहते हो तो चलो, चलते हो तो दौड़ो, लिफ्ट का उपयोग कम करो, सीढ़ियों का उपयोग ज़्यादा करो। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो अवॉइड सब्सटेंस अब्यूज। सेकेंड इज बी मोर एक्टिव। सी से है चूज गुड न्यूट्रिशन। आज इतना बढ़िया खाना आपने खिलाया हमारे को, मैं समझ सकता हूँ क्यों हार्ट का प्रॉब्लम है, पर आप अपनी थाली में देखें कि आप जो खा रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशियस है और कितना ज़बान के लिए। आप खुद चकित होंगे कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है। तो न्यूट्रिशन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप अच्छा खाएंगे, अगर एक हेल्दी फूड लेंगे, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जैसा आपका आहार होगा वैसा विचार होगा, वैसा आपका आउटकम होगा। तो जितना आप अच्छा खाओगे, जितना अपना केयर रखोगे, अल्टीमेटली इज गोइंग टू हेल्प यू। मेरे पास जब आओगे तो इट इज टू लेट, है ना, मतलब टिप ऑफ आइसबर्ग है कि अटैक आ गया, नीचे तो जो है वो तो वही सारा, मैं स्टेंट लगा दूँ, बाईपास कराओ, तो कुछ भी करवा दो, तो जिस वजह से सारी चीज़ें वो तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा हमारे को। तो एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिजिकली एक्टिव होना ये मैंडेटरी हर किसी के लिए, चाहे हार्ट पेशेंट हो चाहे ना हो। तो ये ABC 3 चीज़ें ये हो गया। एक दूसरा मैं सूत्र देता हूँ 20 मिनट्स पर ईयर से 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज डेली। आप जो कर सको, वॉक करो, ब्रिस्क वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, कुछ खेलो, योग प्राणायाम करो, जो भी आप कर सको, आपके एज के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से जो भी कर सको। 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज मैंडेटरी। 20 मिनट्स ऑफ मेंटल रिलैक्सेशन। कोई अच्छी किताब पढ़ ली आपने, कोई अच्छा म्यूज़िक सुन लिया आपने, है ना, जो आपके मन को शांत करे, ये सब सवेरे की बात है। और 20 मिनट्स फॉर योर इमोशनल हेल्थ, अपने पार्टनर से या कोई ऐसे अपने गुरुजी से, किसी से जो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, जो आपको एक इमोशनल गाइड आपके जो होते हैं, उनसे आप बात करें। तो ये जो 1 घंटा आपके लिए 20 मिनट्स फिजिकल, 20 मिनट्स मेंटल, 20 मिनट्स इमोशनल, 1 घंटा अपने 24 में से 1 घंटा अपने निकालोगे तो आपको मेरे पास एज अ पेशेंट होकर तो नहीं आना पड़ेगा, सुनने आया है मोस्ट वेलकम। आगे अगर अवॉइड करना है तो ABC और 20 मिनट्स हो गए। ये 2 चीज़ याद रखोगे तो आई एम श्योर कि आपको मेरी ज़रूरत एज अ डॉक्टर नहीं पड़ेगी। हाँ, बहुत आभार हनी साहब, आपने ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि आप हमें अवॉइड करने के लिए इन सब चीज़ों को आप ज़रूर आत्मसात करें। निश्चित रूप से हम इन सब को फॉलो करने का पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी ईको की बात, ईको की बात की, ECG की बात की, TMT की बात की, ये इन सब चीज़ें की बात की। मैं थोड़ा सा आगे चल के कुछ चीज़ें मुझे भी समझ नहीं आ रही, सबको भी, कि कॉर्नरी आर्टरी कैल्शियम जो CSC स्कोर टेस्ट होता है, एक कैरोटिड इंटीमा मीडिया थिकनेस CIMT अल्ट्रासाउंड होता है,
और एक लिपिड प्लेक एलपी ब्लड टेस्ट होता है। ये क्या है, कब होता है, या इसके कराने से क्या डिटेक्ट होता है? आपको डॉक्टर ही होना चाहिए था वैसे। पर ये टेस्ट हम लोग करवाते हैं खास करके इन लोगों में जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई है। जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल हाई है पर अभी हार्ट का इशू नहीं हुआ है, सिम्टम्स नहीं है, और जैसे आज भी मैं 2-3 पेशेंट्स देखे 170 एलडीएल चल रहा है, 160 एलडीएल चल रहा है, तो उन लोगों में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन कहाँ कहाँ हुआ है वो देखने के लिए रिपोर्ट की जाती है। मान लीजिए पानी में आपके हार्ड वाटर है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा है, तो क्या होता है, पाइप में वो सॉल्ट जमा होता है, धीरे धीरे करके वो डिपोजिशन बढ़ता है। एक ऐसा समय आता है कि वो सॉल्ट आपके पाइप को चोक कर देता है। सेम चीज़ कोलेस्ट्रॉल कर रहा है। जितना कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में छलक रहा है वो सारा का सारा डिपॉजिट हो रहा है, और जितना डिपोजिशन हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, वो देखने के लिए सारे टेस्ट होते हैं। कैरोटिड इंडिमा मीडिया थिकनेस, मतलब जो ब्लड की आर्टरी है, जो ब्रेन की आर्टरी, उसको हम कैरोटिड बोलते हैं, उसमें हमें चेक करते हैं कि वॉल की थिकनेस नॉर्मल होती है, अगर ज़्यादा हुई है तो मीनो कि इतना तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। तो ये एक तरीका है देखने के लिए कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन कितना हुआ है। दूसरा हुआ आपका कैल्शियम आर्टरी, कैल्शियम स्कोरिंग ऑफ योर कोरोनरी आर्टरी, जिसको हम CAC बोलते हैं। आपके हार्ट की आर्टरीज में कहाँ कहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और ये ब्लॉकेज कितने पुराने हैं, ये कैल्शियम बताता है। हार्ट की आर्टरीज में मेरे ब्लॉकेज बनते हैं, सॉफ्ट होते हैं, धीरे धीरे करके वो हार्ड होते जाते हैं। एक ऐसा समय आता है कि ये ब्लॉकेजेस इतने क्रॉनिक हो जाते हैं कि इसमें स्वतः कैल्शियम बनता है। ये कैल्शियम खाने से या कैल्शियम लेने से नहीं होता, ये स्वतः बॉडी का एक प्रोसेस है कि वो सॉफ्ट प्लग से हार्ड प्लग, फाइब्रोसिस, और उसमें से कैल्शियम बनता है। तो ये कैल्शियम स्कोर हमें ये बताता है कि आपके हार्ट की आर्टरीज में कितने पुराने ब्लॉकेजेस हैं। यदि 400 पुराने ब्लॉक हैं तो 800 नए ब्लॉक भी होंगे। तो इनडायरेक्टली टेल्स अस कि आपके हार्ट की आर्टरीज कितनी हेल्दी है, कितने ब्लॉकेजेस हैं, उसके लिए क्या करना है। नॉर्मल कैल्शियम स्कोर होना चाहिए 0, ये नॉर्मल कैल्शियम स्कोर है। 300 तक हम लोग चलाते हैं, 300 तक हम लोग खाली मेडिकली ट्रीट करते हैं, आगे ज़्यादा हम लोग नहीं करते। 300 के ऊपर यदि जाता है तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स फर्दर इंटरवेंशन। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स, ओबेसिटी पेशेंट्स, स्मोकर्स, एल्कोहलिक्स, इन लोगों में कैल्शियम स्कोरिंग ज़्यादा पाया जाता है। और आपको सिम्टम हो या नहीं, ट्रेडमिल पॉजिटिव हो या नहीं, यदि आपका कैल्शियम स्कोर 500 से ऊपर है तो मैं ये मानता हूँ कि एंजियोग्राफी का करना कंपलसरी है। हमने बहुत केसेस देखे हैं जिसमें ट्रेडमिल भी नेगेटिव हो, और जब हमने ये एंजियोग्राफी की है तो क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये करना ज़रूरी। तीसरा टेस्ट हम करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं लिवर की, क्योंकि ये फैट लिवर में भी जमा होता है। तो जो फैटी लिवर है, फैटी लिवर इटसेल्फ टेल्स अस कि आपके बॉडी में इतना कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है कि वो लिवर को भी नुकसान कर रहा है। ये फैटी लिवर आपके लिवर में फाइब्रोसिस करता है, उसको सिरोसिस में कन्वर्ट करता है, लिवर फेल करता है। तो इसको भी हल्के से ना लें। तो ये सारी जांच हम करवाते हैं देखने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल की इफेक्ट कहाँ हुई है, किस लेवल पे है, उसको कितना एग्रेसिवली हमें ट्रीट करना है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये एक